लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, the second is magnetic inclination, that is also called the magnetic dip, and the third one is horizontal component of Earth's magnetic field. Clear? Elements of Earth's magnetism. So how can I define it? So there are three elements. The first one is magnetic declination, it is denoted by theta. The second one is magnetic inclination or angle of dip, it is denoted by delta. And the third one is horizontal component, it is denoted by h. So these are the three components. So मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है कि अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, सपोज जहां पर इस टाइम आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, इसी जगह पर मैंने एक कंपास निडल ली या बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया। तो जब मैंने उसको फ्रीली सस्पेंड किया तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को क्रॉस करते हुए जो लाइन जाएगी, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। और उस जगह पर आपको ज्योग्राफिकल एक्सिस की लोकेशन पता होगी, तो आपका मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस आपस में जो एंगल बनाएंगे, दैट एंगल इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दूसरी तरीके से मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं कि जो आपने वो मैग्नेटिक एक्सिस ऑब्जर्व की है, उस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, दैट प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज डिनोटेड बाय द ग्रीन plane PQ-R-S, and the magnetic meridian is given by the plane PQRS. Okay, so the angle between the geographical and the magnetic axis will be same as the angle between the geographical meridian and the magnetic meridian. So more precisely, I will say that at any place, the angle between the magnetic meridian and the geographical meridian is called angle of declination at that point. So angle of declination at each point on Earth's surface will be different. So we have to calculate the magnetic declination at each and every point where we are going to calculate the total effect of Earth's magnetic field. We have to observe this magnetic declination. So we will define it like this. The first one is magnetic inclination. Magnetic inclination, angle of dip या dip angle या magnetic dip, there are several names. Okay, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर लिया? आपने एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑब्जर्व कर लिया। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑब्जर्व करने के बाद अब आपको वहां पर दो चीजें पता चल गई कि जिस जगह पर मैं हूँ वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। तो आपने अपने पास जो कंपास है, उस कंपास को जब आपने देखा तो आपको जो निडल की एक्सिस मिली नॉर्थ साउथ की, दैट एक्सिस गिव्स द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। सो नाउ आपको क्या करना है, अपने कंपास को 90 डिग्री रोटेट कर देना है, मतलब वर्टिकल कर देना है। वर्टिकल ऐसे कर देना है कि जो कंपास है वो अब मैग्नेटिक मेरिडियन में उस प्लेन के अंदर, उस प्लेन के पैरेलल घूमने लगे। तो क्या होगा, जब आप उसको सीधा करेंगे निडल को, तो उस केस में जो निडल होगी वो इस तरीके से नीचे की तरफ को डिप हो जाएगी। मींस उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, साउथ पोल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा
सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपकी जो कंपास थी वो इस सर्कुलर होती है ना बेटा कंपास, ये आपकी निडल थी। अभी आपने ऐसे किया, सपोज दिस इज द योर मैग्नेटिक मेरिडियन, जो निडल का नॉर्थ और साउथ आया, ठीक है। अब आपने इस कंपास निडल को ऐसे कर दिया वहीं पे उसी प्लेन में जिस प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन मिला आपको, तो आपकी निडल ऐसे हो जाएगी वहां पे, ये नॉर्थ और साउथ। हॉरिजॉन्टल थी, आपने उसको वर्टिकल कर दिया। तो जैसे ही वर्टिकल किया तो जो नॉर्थ पोल की जो टिप है वो नीचे की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी, आपके पैरों की तरफ आ जाएगी। तो उस जगह पर वो कितने डिग्री नीचे की तरफ झुकी है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो कितना डिप हुआ वो एंगल, बेसिकली ये एंगल ऑफ डिप क्या एक्सप्लेन करता है। देखिए जो वो निडिल है, वो निडिल कितना झुकी है, वो जो झुकना है वो क्या बता रहा है कि वहां पर कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन कितना है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो कितनी स्ट्रेंथ से वो वेरिएशन जनरेट हो रहा है। सो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो जितने डिग्री डिप होती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिप और द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। सो सपोज वो निडल इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो इस तरह डिप हो गई, तो जो वो डिप हुई वो डायरेक्शन जो होगी वो वहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगी, कि उस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। तो जो हमारे पास पी आर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है डायगोनल, मैग्नेटिक मेरिडियन का डायगोनल जो है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डिप मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर हमारे पास डिप एंगल डेल्टा है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जिसको मैंने एच से एक्सप्लेन किया, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जिसको मैंने वी से एक्सप्लेन किया। और जो थर्ड पैरामीटर था वो यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। So the horizontal component means जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो टोटल इंटेंसिटी आई मैग्नेटिक मेरिडियन में, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज कॉल्ड द एच कंपोनेंट। इफ बी is the total intensity, delta be the dip angle, then horizontal component will be equals to how much? B cos delta, and vertical component will be equals to B sin delta. Here अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, सो इट मींस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो व्हाट विल बी दिस? सो बी कॉस डेल्टा टू द होल स्क्वायर प्लस बी साइन डेल्टा टू द होल स्क्वायर, so this is b square common, so this comes to be cos square delta plus sin square delta, and cos square delta plus sin square delta is 1, so this comes to be b square. So this b square will be equals to h square plus v square. So if I try to calculate b, so the total intensity will be the square root of the sum of the squares of horizontal and the vertical components. First thing. Again, if I try to calculate the angle, so b sin delta upon b cos delta, I am dividing vertical component by horizontal component. So this will be v by h. So b to b cancel. So this comes to be sin delta upon cos delta is tan delta. That is equals to v upon h. So there is a relation between vertical and the horizontal component. Vertical component is tan delta of horizontal component. Okay. So this is another relation between angle of dip. If we know the horizontal and the vertical component, we can calculate the angle of dip at that place. And if we know the any component and the angle of dip, we can easily calculate the another component, or as well as we can calculate the total strength of the magnetic field. Suppose I am on
अर्थ मैग्नेटिक पोल। तो अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे क्या होगा, जो निडल होगी उसका नॉर्थ पोल एग्जैक्टली मेरे पैरों की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पोल होगा वो तो एग्जैक्टली मेरे पैरों के नीचे होगा। सो इन दैट केस हॉरिजॉन्टल से निडल कितना एंगल बना चुकी होगी? 90 डिग्री एंगल बना चुकी होगी। क्योंकि जब मैं पोल पर जाऊंगा तो पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा नहीं, वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और इक्वेटर पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो इसकी हेल्प से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि वहां पर डिप वैल्यू कितनी होगी। सपोज आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। सो एट पोल्स this delta is equals to 90 degree. So therefore horizontal component will be how much? B cos delta, that is equals to B cos 90, and the cos 90 is 0. So there is no horizontal component at poles. And at equator, this delta is 0 degree. So therefore H will be equals to B sine of 0, that is equals to B. So क्लियर हुआ कि इक्वेटर पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो टोटल इंटेंसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, और पोल्स पर टोटल इंटेंसिटी 0 हो जाती है। अर्थ की जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो इक्वेटर से पोल पर जाते हुए रिड्यूस होती है और पोल से इक्वेटर की तरफ आते हुए इंक्रीज होती है। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है लगभग लगभग 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर की होती है। तो 10⁻⁵ टेस्ला बहुत ही वीक अमाउंट होता है। तो जनरली इसलिए हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जब मेजर करते हैं तो गॉस में मेजर करते हैं, बिकॉज 1 गॉस इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला। कि आपको किसी प्लेस पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, इट मींस आपको एच दे दिया, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, और वहां पर डिप एंगल की वैल्यू दे दी 45 डिग्री। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो देयर आर many ways how you can calculate these values. So first of all, there is a relation between vertical component and the horizontal component, that is tan of delta, that is equals to V upon H. So delta is given, so this is tan of 45, that is equals to V upon H. Tan 45 is 1, that is V upon H. So it means vertical component is equals to horizontal component, and that is 0.4 into 10⁻⁵ Tesla. The first thing is clear. Yes, sir. Second thing, what he is asking, the total intensity. Total intensity is what? H square plus V square. So we know that V and H both are same. So I can write it like V square plus V square, because H is equals to V. So this can be written as √2 times of V. So V is what? √2 into 0.4 into 10⁻⁵ Tesla. √2 की वैल्यू होती है 1.41 into 0.4 into 10⁻⁵ Tesla. This is a way how you calculate the horizontal total intensity. मैं और तरीके से भी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहता, आप एक काम कीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? बी कॉस डेल्टा होता है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, आपको बी ही तो निकालना है। सो बी इज इक्वल टू एच अपॉन कॉस डेल्टा, मत निकालो वर्टिकल कंपोनेंट। सो एच इज हाउ मच? 0.4 इंटू 10⁻⁵, और कॉस डेल्टा इज कॉस 45। कॉस 45 इज 1 अपॉन √2. So again, this comes to be 0.4 into √2 into 10⁻⁵. The same result, 0.56 into 10⁻⁵ Tesla. तो आपके पास कई तरीके हैं, आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो मैं कराता हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं पोल की बात करता हूँ
पोल्स पर मैंने क्या बोला था, डेल्टा की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट बी के इक्वल हो जाएगा पोल्स पर। yes, इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक पोल्स को छोड़कर पूरी अर्थ के किसी भी पॉइंट पर अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रखती है। तो पहली चीज तो ये होगी। सेकंड थिंग, अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूं, वहां पर डेल्टा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी के इक्वल हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो अर्थ के इक्वेटर पर जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है दैट बिकम पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मींस अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो जाता है। मान लीजिए आप एग्जैक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, आप एक वर्टिकल प्लेन में है और वो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल बना रहा है। सपोज एंगल ऑफ डिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे प्लेन में ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ही नहीं, तो वहां पर आप जो एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व करोगे वो आपका करेक्ट एंगल ऑफ डिप नहीं होगा, उसमें कुछ वेरिएशन होगा। क्योंकि करेक्ट एंगल ऑफ डिप तब आएगा जब आपकी जो कंपास होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन and this is your vertical plane, and your vertical plane is making this angle alpha with magnetic meridian। अब इसको ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक मत समझ लेना, मैं केस समझा रहा हूं आपको, ठीक है। एंड योर निडल इज मेकिंग दिस एंगल इन वर्टिकल प्लेन, सो दिस इज नॉट द एंगल ऑफ डिप। ये एंगल ऑफ डिप नहीं होगा, ये हमारे पास अपरेंट वैल्यू है डिप की। दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू। ओके, so suppose I call this delta dash. You have to calculate the true value of dip. There is a vertical plane that is making an angle of alpha with the magnetic meridian. So it means basically horizontal component क्या होगा, ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा, h dash होगा इसके लिए। तो h dash कितना होगा बेटा, h cos alpha। आप दोनों डायग्राम को देख लीजिए, डायग्राम को, क्लियर। और वर्टिकल कंपोनेंट में देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों के, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी वही है। मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे ही आएगा, और जो वर्टिकल प्लेन जो दूसरा हमने ऑब्जर्व किया है उसका भी हमारे पास वही आएगा। तो दोनों का ये सेम ही रहेगा एंड v dash will be equals to v. This is the property in this vertical plane with respect to the magnetic meridian. Only horizontal component is changing. तो इसलिए जो एंगल ऑफ डिप है, जो अपरेंट वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा डिफर करेगी, और कितना डिफर करेगी वो हम निकाल लेंगे यहाँ पे। इफ डेल्टा डैश, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस डेल्टा डैश, आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, टेन डेल्टा डैश क्या होता है, v डैश अपॉन h डैश, अभी पढ़ा है हमने। yes sir, v upon h। v अपॉन h होता है, तो जब डेल्टा डैश की बात करूंगा तो v डैश अपॉन h डैश हो जाएगा। बट v डैश इज हाउ मच, v dash is equals to v and h dash is how much, that is equals to h cos alpha. So can I write it like this, tan delta dash is equals to v upon h upon cos alpha, and this v upon h is called true value of angle of dip. v upon h क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू थी जो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए ऑब्जर्व होती है। इसी में एक और मैं केस कराता हूं आपको। इफ del 1 and del 2 will be cot square del is equals to cot square del 1 plus cot square del 2। जैसे ये हमारे पास इक्वेटर है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये हमारे पास इसकी पोजीशन इसके साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। सो अगर आपको मैग्नेटिक लैटिट्यूड दिया हुआ है किसी प्लेस पर,
सो मैग्नेटिक लैटिट्यूड और एंगल ऑफ डिप में क्या रिलेशन होगा? इफ लैम्डा बी द मैग्नेटिक लैटिट्यूड at a place, then tan of del will be equals to twice of tan of lambda. This is the relation between dip angle and the angle of latitude. Magnetic permeability, it is denoted by mu. ऐसा ही हमने पढ़ा था कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वहां पर हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. ठीक है. सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेसिकली है क्या? डेफिनेशंस तो हमारे सामने बहुत है कि हम इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू, ये सब ऑब्जर्व. बेसिकली बताता क्या है? कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होगा. मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मटेरियल से पास होनी है, तो मटेरियल्स उनको परमिट करेगा पास होने के लिए. So, किसी मटेरियल की एबिलिटी टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू दैट मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वैक्यूम is called relative magnetic permeability. It is denoted by mu r. So this mu r is how much? Mu r is, और mu naught की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर. मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती. मैग्नेटिक इंडक्शन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड gives the strength of magnetic field at that point. This is called the magnetic induction. मैं दोबारा समझा देता हूं. Since Fm magnetic force is equals to Q into V cross B, its SI unit is, third one is magnetizing force. Means कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज कर सकता है, कितने अमाउंट से मैग्नेटाइज कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स. सपोज आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, या आपके पास एक टॉरॉइड है, आप समझिए, उसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको n दे दिया और उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा बेटा? B इज इक्वल्स टू म्यू NI. Yes, sir. यहां पर म्यू जो है वो बता रहा है उस मटेरियल का बिहेवियर. अभी हमने पढ़ा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. और जो Ni है, दिस Ni इज कॉल्ड H. दिस इज द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. सो अगर मैं इस H इज इक्वल्स टू Ni को इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस B इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ H. सो यहां से आपके पास H कितना आ जाएगा? B अपॉन म्यू. अगर मटेरियल नहीं है, सिर्फ वैक्यूम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? एम्पियर मीटर. सेम होती है उसकी यूनिट. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. सपोज आपके पास जो मटेरियल था, उस मटेरियल को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, किस एक्सटेंट से मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. और वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, दैट इज द intensity of magnetization. The extent to which a specimen is magnetized when placed in magnetizing field gives intensity of magnetization. Suppose you are having a dipole. जो M होता है वो कितना होता है? Magnetic pole strength into length of dipole. Bar magnet is behaving like a dipole. So in case of a bar magnet of length 2L, this magnetic dipole moment will be this, and the volume of this bar magnet will be how much? Area of cross section and the length. So
the intensity of magnetization for that bar magnet will be equals to m upon v, that is m into 2l upon a into 2l. 2l to 2l cancel, so this will become m upon a. So pole strength upon area of cross section. The pole strength per unit cross sectional area of material is called intensity of magnetization. एक और definition बन गई. The next one is magnetic susceptibility. इसका symbol होता है बेटा x की तरह ही होता है. इस वाली लाइन को आप सीधा रखिए और इस x को ऐसे कर दीजिए. इसको बोलते हैं काई m. ये बताता है कि जो हमारे पास मटेरियल दिया हुआ है वो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है. Clear? This chi m is equals to the ratio of the intensity of magnetization, this I upon h. Sometimes this is also called volume susceptibility. Why it is called volume susceptibility? Because I is the magnetic moment per unit volume. कल मैं कुछ इनके बीच में रिलेशन कराऊंगा, कल करते हैं इसको.